1980 के दशक के आखिर में जब इंडिया ने आर्थिक उदारीकरण की तरफ अपना सफर शुरू किया था, तब नए नए एंटरप्रेन्योर्स उभर रहे थे। ये वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे थे और व्यापार के नए अवसर सामने आ रहे थे। ये एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते आईटी इंडस्ट्री में आने वाले अवसरों को भुनाने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि तकनीकी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में कदम बढ़ाने का यही सही समय है। इनमें से एक थे बिर्राजू रामलिंग राजू, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 1987 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना की। राजू का सपना था कि सत्यम को एक ऐसी कंपनी बनाया जाए जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए। हैदराबाद में एक छोटी सी शुरुआत से सत्यम तेजी से आगे बढ़ा और इंडिया की बढ़ती आईटी ताकत का प्रतीक बन गया। कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों में ही कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हासिल किए और अपनी साख बनाई। सत्यम का तेजी से आगे बढ़ना इंडिया के एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस के रूप में उभरने जैसा ही था। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही थी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग में कंपनी की विशेषज्ञता ने दुनिया भर की फॉर्च्यून 500 कंपनीज सहित कई प्रतिष्ठित ग्राहकों को आकर्षित किया। सत्यम ने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि सत्यम की सक्सेस स्टोरी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। कंपनी के अंदरूनी मामलों में गड़बड़ियां शुरू हो गईं और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक फलती फूलती कंपनी की चकाचौंध के पीछे धोखे का एक जाल बुना जा रहा था, जिसे बड़ी ही चालाकी से इसके फाउंडर ने रचा था। राजू ने कंपनी के वित्तीय आंकड़ों में हेरफेर किया और निवेशकों को गुमराह किया। सत्यम की जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। यह ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में इंडिया के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक था। लेकिन इस सफलता के पीछे छिपे धोखे ने इस गर्व को धूमिल कर दिया। लेकिन कंपनी के गिरने से पूरे देश में हड़कंप मच गया। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया और इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर कई सवाल खड़े हो गए। इस घटना ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया और निवेशकों का विश्वास डगमगा गया। सत्यम का किस्सा एक कड़वी याद दिलाता है कि कैसे कामयाबी की चमक दमक भी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को छुपा सकती है। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी भी कंपनी की सफलता का मूल्यांकन केवल उसके वित्तीय प्रदर्शन से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी नैतिकता और पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सदी के अंत तक सत्यम ने खुद को एक ग्लोबल आईटी प्लेयर के रूप में स्थापित कर लिया था। इसका नाम इंडियन टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का पर्याय बन गया था। कंपनी के शेयर बेच रहे थे, जिससे इन्वेस्टर्स मालामाल हो रहे थे और इसके फाउंडर बिर्राजू रामलिंग राजू की महत्वाकांक्षाओं को और बल मिल रहा था। हालांकि कामयाबी की चकाचौंध के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। दुनिया को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सत्यम का इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बड़ी ही चालाकी से रची गई एक झूठी तस्वीर थी। महत्वाकांक्षा और असुरक्षा के खतरनाक कॉकटेल से प्रेरित होकर राजू ने धोखाधड़ी भरे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का रास्ता अपनाया था। वो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे ताकि कामयाबी की झूठी तस्वीर बनी रहे। सत्यम की बनावटी दुनिया की असलियत 2008 के अंत में सामने आने लगी, जब राजू के बेटों के 2 कंपनियों को खरीदने की कोशिश असफल हो गई। इन्वेस्टर्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने इस डील का विरोध किया। यह डील असफल हो गया और सत्यम के अकाउंट्स में गड़बड़ी उजागर हो गई। अब बस पोल खुलने ही वाला था और जल्द ही दुनिया इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक की गवाह बनने वाली थी। सत्यम स्कैंडल सिर्फ कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला नहीं था। यह धोखे की एक सुनियोजित साजिश थी जो कंपनी के कामकाज के हर स्तर पर फैली हुई थी। इस एलैबोरेट फ्रॉड के मूल में चालाकी से तैयार किए गए कई तरीके अपनाए गए थे ताकि सत्यम के रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके और फाइनेंशियल हेल्थ की एक ऐसी अच्छी तस्वीर पेश की जा सके जो सिर्फ एक मिराज थी। राजू और उनके साथियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बड़ी चालों में से एक थी हजारों फर्जी कर्मचारियों या यूं कहें गोस्ट वर्कर्स का निर्माण, जो सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थे। इन फर्जी कर्मचारियों की तनख्वाहों का गबन किया जाता था, जिसे कंपनी के पहले से ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाया जाता था। धोखे का ये जाल फर्जी कर्मचारियों और जाली इनवॉइसेस से कहीं आगे तक फैला हुआ था। राजू और उनके साथियों ने शेल कंपनीज के साथ कई लेन देन किए, जिससे असली बिजनेस एक्टिविटी का भ्रम पैदा हुआ और कंपनी के एसेट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। फ्रॉड का पैमाना और इसकी चालाकी चौंका देने वाली थी।
इसमें बैंक स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स को गढ़ना, यहां तक कि एक फर्जी बैंक ब्रांच का निर्माण भी शामिल था। साल 2009 की शुरुआत सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के लिए अपशकुन लेकर आई। यह साल कंपनी के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। कंपनी की बनावटी दुनिया की असलियत, जो पहले से ही इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स की जांच के दायरे में आ रही थी, अब पूरी तरह से सामने आने वाली थी और उस धोखे को उजागर करने वाली थी जिस पर यह टिकी हुई थी। यह धोखा न केवल कंपनी के भीतर बल्कि पूरे उद्योग में एक बड़ा झटका साबित हुआ। 7 जनवरी 2009 को बिर्राजू रामलिंग राजू, जो इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल के सूत्रधार थे, ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यह कबूलनामा न केवल उनके करियर का अंत था बल्कि सत्यम के लिए भी एक विनाशकारी मोड़ था। उन्होंने जो कहा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह खबर तेजी से फैली और हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखे एक पत्र में राजू ने एक बड़े अकाउंटिंग फ्रॉड को अंजाम देने की बात स्वीकार की। इस पत्र ने कंपनी के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर हलचल मचा दी। उन्होंने कबूल किया कि कंपनी के अकाउंट्स में 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हेराफेरी की गई थी। यह राशि इतनी बड़ी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह कबूली उनकी बर्बाद हो चुकी विरासत को बचाने की एक हताश कोशिश थी, जिससे ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस घटना ने न केवल सत्यम को बल्कि पूरे भारतीय कॉर्पोरेट जगत को हिलाकर रख दिया। राजू के कबूलनामे के बाद अफरा तफरी मच गई। कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अनिश्चितता और भय का माहौल बन गया। सत्यम के शेयर 78% तक गिर गए, जिससे इन्वेस्टर्स का अरबों डॉलर डूब गया। इस गिरावट ने निवेशकों के बीच घबराहट और अविश्वास को बढ़ा दिया। एक समय जो कंपनी इंडिया की आईटी प्रोग्रेस का प्रतीक थी, वो अब कॉर्पोरेट लालच और धोखे का पर्याय बन गई थी। यह बदलाव न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक चेतावनी थी। इस स्कैंडल ने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया और देश के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर सवाल खड़े हो गए। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारदर्शिता और ईमानदारी किसी भी व्यवसाय की नींव होती है। सत्यम स्कैंडल सिर्फ कॉर्पोरेट लालच और धोखे की कहानी नहीं थी, यह रेगुलेटरी फेलियर और कॉर्पोरेट ओवरसाइट में बड़ी चूक की कहानी भी थी। साजिश के केंद्र में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स या PwC था, जो सत्यम का स्टैट्यूटरी ऑडिटर था। इस कंपनी को सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सटीकता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। PwC, जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में से एक है, कई सालों तक सत्यम के अकाउंट्स में हो रही गड़बड़ियों का पता लगाने में नाकाम रही या उसने नजरअंदाज करने का फैसला किया। इतने सारे संकेत मिलने के बावजूद ऑडिटर्स द्वारा कोई रेड फ्लैग न उठाए जाने से उनकी काबिलियत और इस फ्रॉड में उनकी मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठे। सत्यम स्कैंडल ने PwC की साख को इंडिया और दुनिया भर में बहुत नुकसान पहुंचाया। रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और मीडिया ने कंपनी की कड़ी आलोचना की, जिससे उसकी विश्वसनीयता और क्लाइंट ट्रस्ट को ठेस पहुंची। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने PwC के कई पार्टनर्स को प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का दोषी पाया और उन्हें अलग अलग अवधि के लिए लिस्टेड कंपनीज की ऑडिटिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया। सत्यम स्कैंडल ने इंडियन गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। यह घोटाला न केवल कॉर्पोरेट जगत में बल्कि पूरे देश में एक बड़ा झटका था। इस संकट से निपटने और इन्वेस्टर्स का भरोसा बहाल करने के लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाए। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने सत्यम के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया और एक नया बोर्ड नियुक्त किया। इस नए बोर्ड में ईमानदारी और विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया गया। इन सदस्यों का मुख्य उद्देश्य कंपनी को स्थिर करना और उसकी साख को बहाल करना था। नया बोर्ड, जिसे मुश्किल में फंसी कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने कामकाज को स्थिर करने, क्लाइंट्स को आश्वस्त करने और सत्यम के भविष्य के लिए विकल्प तलाशने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं। सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस घोटाले के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। उसने इस मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI को शामिल किया गया। इन एजेंसियों ने मिलकर धोखे के जटिल जाल को उजागर करने के लिए गहन जांच की। उन्होंने कई सबूत इकट्ठा किए
और दोषियों के खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया। बिर्राजू रामलिंग राजू और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तेजी से हुई। अदालत ने इस मामले को प्राथमिकता दी और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास किया। सीबीआई ने कई चार्जशीट दायर किए, जिनमें उन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और अकाउंट्स में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों के तहत दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने इस मामले को और भी मजबूत बना दिया। इस मामले पर पूरे देश की नजर थी। मीडिया ने इस घोटाले को व्यापक रूप से कवर किया और जनता को हर अपडेट से अवगत कराया। अप्रैल 2015 में इस मामले का फैसला आया, जिसमें राजू और 9 अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया और 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने यह संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्याय हमेशा प्रबल होता है। ये घोटाला और इसके परिणाम भारतीय कॉरपोरेट जगत के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बन गए।